हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की उस स्तर पर बैठक जो अभी तक 30 सालों में नहीं हुई, होने जा रही है और आने वाले समय में इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निकलकर सामने आएंगे और यह खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए जो एग्जाम की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में एक अवेट सिटीजन भी हैं। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में प्रश्न आए कि इतना भी क्या जरूरी है ये ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट। तो जरा पीछे दी हुई इस इमेज को ध्यान से देखिए। कुछ चीजें आपको याद आ रही होंगी कि भाई एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और ऐसी बहुत सारी आनुवांशिक चीजें, बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे आविष्कार जिन्होंने वर्ल्ड को बदला, ये शायद सामने भी नहीं आते अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ना होता। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा करा हुआ आविष्कार अगर मैं आपको दिखा दूं, तो ऐसा नहीं होगा कि उस आविष्कार को करने के पीछे का फॉर्मूला आप मुझसे चुरा कर स्वयं उस आविष्कार को अपने देश में कर लें और मुझे शायद पता भी ना चले और मेरी 25 साल की रिसर्च शायद खत्म हो जाए। पर ऐसा नहीं होता। इसके पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई देगा जिसे कहा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और यह ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो कार्य करता है जिससे आप आज के समय बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका पेटेंट होने के कारण उसे एक परफेक्ट व्यक्ति, उस व्यक्ति के द्वारा जो है डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रोडक्शन करती हैं, उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं और वो उत्पाद आप तक पहुंचता है, वो सर्विस आप तक पहुंचती है। अब यहां पर अभी जो सबमिट हो रही है, एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो ये जो सबमिट हो रही है, इस सबमिट में 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और अभी हम कह सकते हैं कि ये सबमिट जो जिनेवा में हो रही है, इसका मेन जो एजेंडा रहने वाला है वो आनुवांशिक संसाधनों से रिलेटेड जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि आनुवांशिक संसाधनों से आशय क्या है। अब एक सिंपल सी बात समझिए, आने वाला समय आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसी प्रकार से मेडिकल फील्ड में आने वाला समय किस चीज का होगा? तो एक बात निश्चित है कि यह समय जो है वो आनुवांशिक जो डिजीजेस हैं, आनुवांशिक डिजीजेस को सॉल्व करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं उसका यह समय होने वाला है। टाइप 2 डायबिटीज हो या फिर कैंसर से रिलेटेड इवन डिजीजेस हो, केवल बाल का झड़ना से लेकर किसी व्यक्ति को कैंसर होने तक ये सारी चीजें आनुवांशिकी से रिलेटेड हैं। और यही कारण है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रिसर्चेस की जा रही हैं वो अभी के समय जो है वो बेसिकली आनुवांशिकी से रिलेटेड हैं। अब जब इतने बड़े लेवल पर ये रिसर्चेस करी जाएंगी, तब के केस में आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे, बहुत सारे जो है वो कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे। और ये जो कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे, आप पाएंगे कि इससे व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसी चीजें जिनकी भौतिक रूप से वैल्यू बहुत अधिक है, यानी कि आनुवांशिकी के केस में कुछ चीजें अगर मैंने ऐसी पता कर ली जो विश्व जगत को हिलाकर रख सकती हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर चेंजेस ला सकती हैं, अगर ये मैंने डिस्कवर करा अपनी रिसर्च से, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी ये रिसर्च कहीं ना कहीं लीक हो जाए, कोई और व्यक्ति मेरी रिसर्च का उपयोग करते हुए लीड कर जाए। ये ना हो, इसके लिए अभी से तैयारी आपको दिखाई देगी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उन सभी लोगों को बुलाया गया जो ये दावा करते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहां दो चीजें हैं और एक सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या मेरे द्वारा खोजा गया है और क्या पारंपरिक रूप से मुझे पता था। अब यहां पर बात की गंभीरता को और इसकी पेचीदगी को समझिएगा। बात ऐसी है कि अगर मैंने आपसे कहा कि एक्स नामक एक नॉलेज है मुझे, लेकिन ये नॉलेज मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने बुक्स से इसे रीड करा है, और ये बुक्स बहुत सारे डॉक्टरेट लेवल के लोगों ने लिखी है जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर पीएचडी करी है। अब जिस व्यक्ति ने पीएचडी करी, रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद उसे अपनी किताब पर लिखा और किताब लिखने के बाद ये पूरी जगत में फैली, ये इंफॉर्मेशन मेरी संपदा नहीं हो सकती। ये इंफॉर्मेशन किसी और की संपदा है।
अब अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक नई चीज y जो है वो बनाई, अब y नामक चीज के बनने में x नामक इंफॉर्मेशन का होना और साथ ही a नामक उस चीज का होना जो इसे x से अलग बनाता है, यह मुझे योग्य बनाएगा इसके कि मैं क्लेम कर सकूं कि y नामक कोई चीज एक नई चीज है। यानी कि y का x से अलग होना वास्तविकता में a नामक चीज पर डिपेंड करता है। अब इस a नामक चीज की विशिष्टता ही मेरे पेटेंट लेने का अधिकार होगी। अब ये a की विशिष्टता सिद्ध मैं कहां करता हूं और सिद्ध करने पर कौन से पैमाने हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इसे चेक करेगा, उसके ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पैमाने ही डिसाइड नहीं होंगे तो हमेशा इस x और y के बीच में लड़ाई चल रही होगी। और पेटेंट जैसी चीज बहुत बड़ी चीज है। इवन अगर मैं आपसे कहूं तो वर्ल्ड के एक ऐसे समूह का मैं नाम कोट ना करते हुए अगर बात कहूं तो करोड़ों अरबों यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है जो केवल इतना करती है कि आपको आपके उत्पाद का पेटेंट कैसे मिलेगा उसके लिए कंसल्टेंसी दे। सोचकर देखिए, ये बिजनेस बहुत बड़ा है और ये इंफॉर्मेशन काफी बड़ी है। चेंजेस बड़े होंगे और इफेक्ट इंडिया तक दिखाई देगा। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ नेशन जहां आप पाएंगे कि जेनेटिक रिसर्च में खासा जो है वो खर्च करती है सरकार भी और ऑर्गेनाइजेशंस भी। रीजन इज कि हम वर्ल्ड में कुछ लीडिंग नेशंस में से एक हैं जो मेडिकल रिसर्च में कंट्रीब्यूशन देते हैं। भले ही ये कंट्रीब्यूशन जो है वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम हो, लेकिन यस, हम करते जरूर हैं। अब यहां पर एक बात समझ में आएगी आपको कि इसकी आवश्यकता एग्जैक्टली है ही क्यों। तो जरा ध्यान से देखिए, 1883 का पेरिस कन्वेंशन, यह कन्वेंशन वो समय था जिसने विश्व जगत को यह समझा दिया कि डियर, यहां रिक्वायरमेंट है, यहां आवश्यकता है कि हम बेसिकली बौद्धिक संपदा के लिए कोई ना कोई कार्य करें। बिकॉज जो बौद्धिक संपदा है उसका स्पेसिफिक अगर मैं कहूं कि जो औद्योगिक रूप से कुछ लोगों की बौद्धिक संपत्ति है, कुछ उन्होंने खोजा है, कुछ उन्होंने बनाया है, कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये जब एक समय पर एक देश ने अचीव करा, पर जब उसका एग्जीबिशन करा गया, तब के केस में जो क्रिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने उस एग्जीबिशन में आने से मना कर दिया। यह कहते हुए मना करा गया कि डियर, अगर मैं उस स्थान पर गया और इसका डेमोस्ट्रेशन दिया और ये खुलकर मैंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो सच बात तो ये है कि वहां बैठे हुए लोग केवल दर्शक नहीं रह जाएंगे, वो इस चीज को सीखेंगे, इस चीज को समझेंगे और अंततः इसे अपने देश में जाकर उपयोग करेंगे, जिसके बारे में शायद मुझे कभी जानकारी भी ना हो पाए। और जैसे ही इसका बायकॉट करा गया, आप पाएंगे कि उसी समय पूरे विश्व जगत को एक बात क्लियर हो चुकी थी कि मानव आविष्कार जरूर कर रहा है, पर अगर इसका स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण नहीं करा गया और पेटेंट की कोई प्रणाली नहीं बनाई, तो एक स्थान पर आविष्कार होते रहेंगे, वहां के लोग उसका उपयोग करते रहेंगे और अन्य देश कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। अ बिग थिंग, बिग समिट आने वाले समय में, इसमें होने वाले जो चेंजेस हैं, मिलने वाले जो पेटेंट हैं, काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां ध्यान से समझिए। याद रखिएगा, स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं, ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और इनमें एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा बहुत ही जल्द। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से क्वालिफाई करें, प्रोफेशनल मैनर में तैयारी करें, तो स्टडी IQ के P2I बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसी प्रकार से साइंटिफिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो वेलकम, दिस इज योर न्यू ऑप्शनल। 300+ मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी के साथ आप भूगोल ऑप्शनल अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल को अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं इन बैचेस में आने वाले समय में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी और मेरे द्वारा आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं।
इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।